बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट यानी बुनियादी तसव्वुरात। ये जो चैप्टर है ये एफएससी केमिस्ट्री के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर को बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं तो केमिस्ट्री की एक बेस उनको जो होती है वो मिल जाती है। तो जिस तरह एक बिल्डिंग की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो बुनियाद होती है, बेस होती है, उसका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है ताकि बिल्डिंग खड़ी रहे। इसी तरह केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो केमिस्ट्री की बेस है, उनका पता होना लाजमी है। तो सबसे पहले देखते हैं एटम क्या है। एटम जो है ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और ये एक ग्रीक ज़बान का वर्ड है जिसका नाम है एटमोस, वहाँ से निकला। एटम की हिस्ट्री क्या है? एटम की हिस्ट्री आज से बहुत ज़्यादा पुरानी है। 17वीं सदी की बात है कि ग्रीक फ़िलासफ़र था, उसका नाम था डेमोक्रिटस ने एक बहुत ही अहम काम किया। उसने क्या कहा? उसने कहा मैटर को जब डिवाइड किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है। जब मैटर को, मादा को हम तोड़ते हैं, उससे हमें जो चीज़ मिलती है वो चीज़ फर्दर मज़ीद तकसीम नहीं हो सकती। उस पार्टिकल को जो मज़ीद तकसीम ना हो सके उसको नाम दिया एटम का। ग्रीक में वर्ड दिया एटमोस का। सबसे पहले हम देखते हैं मैटर क्या होता है। मादा उस शय को कहते हैं जो जगह घेरती है और वजन रखती है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। तो जब किसी चीज़ को डिवाइड किया, तोड़ा, जब हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, तो उससे जो फर्दर चीज़ें बनी इनडिविजिबल थी, यानी उसको मज़ीद हम नहीं तोड़ सकते थे। ये कहना था ग्रीक फ़िलासफ़र जिसका नाम था डेमोक्रिटस। उसने ये ऐसा क्यों कहा? उसने जब किसी चीज़ को उसने तोड़ के देखा, किसी मादा को, सॉलिड को, लिक्विड को या गैस को, तो वो मज़ीद तकसीम ना हुए, तो जो सबसे छोटे जो ज़र्रे बने, उसे जो ज़र्रे मिले, उसने उसे एटम का नाम दे दिया, यानी एटमोस का नाम दे दिया। तो ग्रीक ज़बान में इंडिविजिबल पार्टिकल को एटमोस कहते हैं। एटमोस एक ग्रीक ज़बान का वर्ड है जो बाद में चेंज होकर इंग्लिश ज़बान में एटम के नाम से हमें मिलता है। एटम के नाम से हम अब इसे जानते हैं। तो जो फ़िलासफ़र था, ग्रीक फ़िलासफ़र डेमोक्रिटस, उसने जब इसे एटमोस का नाम दिया तो उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। उसने जस्ट एक फ़िलासफ़ी पेश की कि जो एटम होता है, जो चीज़ें होती हैं, जो मैटर होता है, जब हम उसे तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, वो स्मॉल पार्टिकल्स में जब चेंज हो जाता है, उससे मज़ीद उसे हम तोड़ नहीं सकते, मज़ीद हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसने उसे जस्ट एक फ़िलासफ़र ने एक फ़िलासफ़ी के तौर पर, एक कंसेप्ट के तौर पर हमें एटम उसने प्रोवाइड कर दिया। इसी तरह इस पर जब रिसर्च हुई, मज़ीद इस पर रिसर्च हुई, तो हमें पता चला कि इससे भी मज़ीद स्मॉलेस्ट पार्टिकल मौजूद हैं। क्योंकि इसका जो काम था नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, इसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं दिया था, कोई हमें प्रूफ प्रोवाइड नहीं किया कि जो मैटर को तोड़कर जो हमें पार्टिकल्स मिलते हैं उनको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। तो इस वजह से इसके काम को इतनी ज़्यादा पजीराई नहीं मिली। लेकिन इसका काम जो था वो एक हद तक इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इसके काम की वजह से एक बेस प्रोवाइड हुई ताकि लोग इसके मतलब समझें, इसके मतलब जानें और लोग इसके ऊपर काम करें कि जो एटम है, यानी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, क्या इससे भी छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं या नहीं। तो एक सवाल ज़रूर यहाँ पर पैदा हो गया। अब अगर हम आगे देखें, द क्वांटिटेटिव कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, एक जो सब्सटेंस होता है उसकी क्वांटिटेटिव कंपोजिशन, यानी वो किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो इन दी 17वीं सेंचुरी, अगर हम 17वीं सदी की बात करें तो 17वीं सदी में कुछ एलिमेंट्स थे, फ्यू एलिमेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर बना देते थे। मतलब अगर हम किसी चीज़ को देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स थे और बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स क्या करते थे, मिलते थे तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाते थे। और जो एलिमेंट्स थे वो एलिमेंट एक मिलकर एक कंपाउंड बना देते थे। एलिमेंट जब एक कंपाउंड बनाते थे
तो हम ये कह सकते थे कि एक जैसे जो एटम हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक जैसे हैं, या हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं एलिमेंट के अंदर एटम्स मौजूद होते हैं। तो एलिमेंट अगर एक जैसा होगा, अगर एक एलिमेंट है उसके अंदर एटम जो होंगे वो सभी के सभी सेम होंगे, ये लाइक होंगे, एक जैसे होंगे। तो इसी तरह एलिमेंट जब कंपाउंड बनाएगा तो हो सकता है कि कंपाउंड के अंदर एलिमेंट मुख्तलिफ हों, एक से ज़्यादा एलिमेंट मौजूद हों। ज़रूरी नहीं है कि कंपाउंड के अंदर एक जैसे ही एलिमेंट मौजूद हों। तो कंपाउंड जैसे हम देखें, नाइट्रोजन का कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया बना रहा है, तो अमोनिया एक कंपाउंड है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं। तो जब एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाएगा तो कंपाउंड जो होगा वो एक वैरायटी उसमें मौजूद होगी, उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद होंगे जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो इनसे डिफरेंट होंगी, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो ख़त्म हो गई होंगी, अमोनिया की अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो इसे हम कंपाउंड का नाम देते हैं। तो जॉन डाल्टन आया, जॉन डाल्टन जो था 1808 में एक इंग्लिश स्कूल टीचर था, उसने एक्सप्लेन किया, उसने क्या एक्सप्लेन किया, उसने कहा जो कंजर्वेशन होता है मैथ का, और उसने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पेश किया, किसकी बेस पे, एटम की बेस पे। तो इसे जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का भी नाम दिया जाता है। बेसिकली इसका जो काम था वो ये था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ, कि जो कंजर्वेशन का मतलब होता है सेव कर लेना, महफूज कर लेना, कि जो मैथ होता है वो कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होता। मसलन हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम कोई चीज़ तैयार करते हैं, हम चावल बनाते हैं, हम चावल लेते हैं 1 किलोग्राम, और जब चावल पकाते हैं वो 1 किलोग्राम ही रहते हैं, यानी मैथ में कोई चेंज नहीं आया। अगर मैथ में कोई चेंज ना आए तो कंजर्वेशन ऑफ मैथ, यानी मैथ महफूज हो गया। इसी तरह अगर हम ऊपर एग्जाम्पल में देखें तो नाइट्रोजन का यहाँ पर जो मैथ है वो 28 ग्राम है, हाइड्रोजन का यहाँ पर मैथ है 6 ग्राम, एक हाइड्रोजन का होता है 1, 2 है हाइड्रोजन और उनके मोल 3 है, 3 2 6 हो गए। इसी तरह अमोनिया को देखें, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मैस होता है 17, क्योंकि अमोनिया यहाँ पर 2 हैं तो 34 हो गए। यहाँ पर अगर हम मैस की बात करें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मैस है वो इक्वल है, बराबर है। जितना रिएक्टेंट का मैस है उतना ही प्रोडक्ट का मैस है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस फॉलो हो रहा है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि जितनी मिकदार उनकी शुरू में है, दोनों की मिकदार जो है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, जितनी रिएक्टेंट्स में है उतनी ही प्रोडक्ट में भी होनी चाहिए, यानी उनकी जो प्रोपोर्शन है, उनका जो तनासब है वो भी फिक्स होना चाहिए। अगर हम देखें H2O में तो हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसका मैस है 16 और हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का हो गया 2। तो यहाँ पर रेशो जो बना वो बना 2:1, 2 निस्बत 16। अब इनका जो प्रोपोर्शन है डाल्टन के मुताबिक वो भी इक्वल होना चाहिए, वो भी बराबर होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए। अब अगर आगे की बात करें तो उसने एटॉमिक थ्योरी जो पेश की उसके मुताबिक जो मैटर होता है, अगर एक एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट के अंदर सभी एटम सेम होते हैं, और अगर एलिमेंट मिल जाए तो जैसे हमने ऊपर देखा तो कंपाउंड बन जाता है, उसमें वैराइटीज़ आ जाती हैं। तो अगर एक एलिमेंट की बात करें उसके अंदर एटम अगर डिफरेंट मौजूद हैं तो जाहिर सी बात है अगर एटम डिफरेंट हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती जाएंगी। जैसे अगर एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। आगे हम देखते हैं बर्ज़िलियस का काम। बर्ज़िलियस ने क्या किया, उसने कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज को डिस्कवर किया, इसी तरह उसने कुछ एलिमेंट को सिंबल से भी जाहिर करने का तरीका बताया। उसने बताया कि जो हाइड्रोजन होता है उसको हम H से जाहिर कर सकते हैं, ऑक्सीजन को O से जाहिर कर सकते हैं। इसी तरह एलिमेंट को लिखना, उनको समझना हमारे लिए काफ़ी हद तक इजी हो गया। ये काम था बर्ज़िलियस का। इसने एक तो एटॉमिक मास को फाइंड किया और उसने सिंबल डिस्कवर किए। एटॉमिक मास कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद और न्यूट्रॉन्स की तादाद को एटॉमिक मास कहते हैं। तो ये दोनों काम जो किए थे वो बर्ज़िलियस ने किए थे। इसका काम भी एक ख़ास इम्पोर्टेंस रखता है केमिस्ट्री में। तो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं द मॉडर्न रिसर्चर्स क्या कहते हैं एटम के रिलेटेड।
शुरू में हमने देखा कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन जो मॉडर्न रिसर्चर्स हैं उनके मुताबिक एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब है एटम से छोटे ज़र्रे, यानी एटम छोटा ज़र्रा नहीं है, एटम से छोटे ज़र्रे भी मौजूद हैं। उनको हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। इसके अलावा हाइप्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एंड मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम मैक्सिमम 3-4 को ही स्टडी करेंगे, 3 को हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स का भी नाम देते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल यानी बुनियादी ज़रात जो होते हैं, जो एटम का मखसूस एक ख़ास हिस्सा होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के सेंटर में होते हैं, इलेक्ट्रॉन एटम के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। इस वीडियो के लास्ट पे मैं आपको एटम की एक स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स के बाद हम देखते हैं मॉडर्न डेफिनेशन एटम की क्या है। तो एटम की मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एलिमेंट का जो क्या करता है, एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा भी लेगा। इसका मतलब है ये रिएक्टिव कंपाउंड, ये रिएक्टिव स्पीशी होती है, यानी ये रिएक्ट करने की एबिलिटी भी रखती है। एटम इसका मतलब है रिएक्ट कर सकता है। इसी तरह अगर हम आगे देखें एटम की डेफिनेशन के बाद, तो हम एटम की एग्जांपल देखते हैं कि एटम की क्या एग्जांपल हो सकती हैं। एग्जांपल 2 तरह की हैं। एक वो एटम है जो स्टेबल हैं, जो आज़ाद रह सकते हैं, और दूसरे वो एटम है जो स्टेबल नहीं है, जो आज़ाद नहीं रह सकते। तो ऐसे एटम जो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं जैसे नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन वगैरह, ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनका ऑक्टेट जो रूल है या डुप्लेट रूल है वो मुकम्मल होता है, ये स्टेबल होते हैं। थोड़ा सा आपने ये पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन इसमें हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे फ़िलहाल। हम अभी जस्ट गो थ्रू करेंगे, 6ठे चैप्टर में इसकी डिटेल देखेंगे कि ऑक्टेट डुप्लेट रूल क्या है। तो अभी फ़िलहाल ये बता देता हूँ कि हीलियम का डुप्लेट, नियॉन, आर्गॉन का ऑक्टेट, यानी इनके आउटरमोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल होते हैं जो स्टेबिलिटी को जाहिर करते हैं। अगर किसी एटम के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो स्टेबल होगा, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। अगर 2 होंगे तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है, तो वो भी स्टेबल होगा। जैसे हीलियम डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, नियॉन, आर्गॉन ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे एटम 2 तरह के हमने कहा कि एटम होते हैं। एक एटम वो जो स्टेबल हैं, जो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं क्योंकि उनके पास ऑक्टेट या डुप्लेट मुकम्मल है, तो इनको हम नाम देते हैं इंडिपेंडेंट एटम्स का, लाइक नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन वगैरह नोबल गैसेस की एग्जांपल हैं। ये पीरियोडिक टेबल के जो लास्ट वाला ग्रुप होता है उनके मेंबर हैं। दूसरी तरफ ऐसे एटम जो आज़ाद नहीं रह सकते, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्योंकि इनके पास जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल नहीं होते। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स का मुकम्मल होना स्टेबिलिटी को जाहिर करता है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल नहीं होंगे तो वो एटम स्टेबल नहीं होगा। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है उनका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं होता, लेकिन हीलियम, नियॉन, आर्गॉन का मुकम्मल होता है, तो वो आज़ादाना तौर पर इंडिविजुअल एटम के तौर पर रह सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आज़ाद इंडिविजुअल एटम, एक एटम के तौर पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उनको एग्जिस्ट करने के लिए किसी और पार्टनर की ज़रूरत होगी, किसी और एटम की ज़रूरत होगी ताकि वो इंडिपेंडेंट रह सकें। तो इसलिए ये था आज का हमारा थोड़ा सा टॉपिक जिसमें हमने एटम के मतलब देखा, एटम की एग्जांपल्स देखी। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी जो वीडियोस हैं वो रेगुलरली मिलती रहें। अब लास्ट पे अगर मैंने कहा था कि मैं एटम की स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। ये फर्स्ट 18 एलिमेंट हैं, उनकी आपको जो स्ट्रक्चर है वो नज़र आ रही है। जो सेंटर में डॉट है उसे न्यूक्लियस कहते हैं।
उसका मतलब है कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। जो साइडों पर सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, दायरे, उनके ऊपर छोटे छोटे डार्ट हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम के पास 2 हैं, बेरिलियम के पास अगर देखें तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये जो डॉट हैं ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं। इसी तरह बोरॉन को देखें तो उसमें हमारे पास 4 हैं, कार्बन के पास 5 हैं, कार्बन के पास 6 हैं। इसी तरह एटम के पास डिफरेंट, बोरॉन के पास 5 हैं, कार्बन के पास 6 हैं, नाइट्रोजन के पास 7 हैं। तो नियोन की बात करें तो नियोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो नियोन का जो ऑक्टेट है, जो आउटरमोस्ट शेल है, वो मुकम्मल है, मैक्सिमम है, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। हीलियम की बात करें तो हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर हम आर्गोन की बात करें तो उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 हैं, टोटल 18 हैं जो स्टेबिलिटी को शो कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी यहाँ पर एटम आपको नज़र आ रहे हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। किसी के पास 3 हैं, किसी के पास 4 हैं, किसी के पास 5 हैं। तो ऑक्टेट मुकम्मल जब होगा तो वो एटम स्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर दरमियान में जितने एलिमेंट हैं लास्ट लाइन के अलावा वो सारे कोशिश करेंगे कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी इन जैसी हो जाए, नोबल गैसेस जैसी हो जाए, हीलियम जैसी।